बादल सर की पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए संधि प्रकरण लेकर आए हैं। आज हम आपको संधि बताएंगे और बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ट्रिक के द्वारा बताएंगे, जिससे कि आपको संधि समझने में बिल्कुल आसानी होगी, आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए संधि को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा संधि। संधि मतलब होता है जोड़ना। संधि मतलब होता है जोड़ना। क्या जोड़ना? ये नीचे लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण मतलब अक्षर होता है। ठीक है, वर्णों या अक्षरों लिखा ही है, वर्ण मतलब होता है अक्षर। और अक्षर क्या होते हैं? जैसे हम लोग पढ़ते हैं क ख ग आ ई उ री, ये सब अक्षर कहलाते हैं। इसी को अक्षर भी कहते हैं, इसी को वर्ण भी कहते हैं। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं जिसको कि हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल को हम संधि कहते हैं, ये समझे। अब समस्या ये है कि वर्णों या अक्षरों के मेल को संधि तो कहते हैं, लेकिन ये वर्णों और अक्षरों का मेल होता कहाँ पर है? अर्थात कौन से अक्षर या कौन से वर्ण आपस में मिलते हैं तो संधि कहलाती है। उसके लिए देखिए नीचे लिखा हुआ है कि जब पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर आपस में जुड़ते हैं तो वो संधि कहलाते हैं। पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर, ये जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम संधि कहते हैं। जैसे रमा धन ईश है, रमा का अंतिम अक्षर जुड़ेगा। देखिए पहला पद क्या है? रमा। दूसरा पद क्या है? ईश है। पहला पद रमा, दूसरा पद क्या है? ईश है। तो रमा का अंतिम अक्षर, रमा में माँ है, माँ पर आ की मात्रा लगी है तो ये आ अंतिम अक्षर होगा। और ईशह का पहला अक्षर, तो पहला ईशह में पहला अक्षर क्या है? बड़ी ई अर्थात दीर्घ ई है। तो आ और ई ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तब वो संधि कहलाएगा। इसी तरह से एक उदाहरण और यहाँ समझते हैं। देखिए लिखा है देव धन आलय। हमने क्या बताया कि पहले पद का अंतिम अक्षर। अब देव शब्द है, देव में वाह लिखा हुआ है। अब अंतिम अक्षर ऐसा लग तो रहा है कि वाह होना चाहिए, लेकिन वाह नहीं होगा। अगर किसी भी अक्षर पर, आप ध्यान रखिएगा, किसी भी अक्षर पर कोई मात्रा न लगी हुई हो। देखिए जैसे देव शब्द है, देव में वाह लिखा, अगर वाह पर कोई मात्रा नहीं लगी है तो उसका अंतिम अक्षर हमेशा ह्रस्व आ होगा अर्थात छोटा आ होगा। और आलेय का पहला अक्षर क्या होगा? आ होगा। तो जब ये आ और आ आपस में जुड़ेंगे तो वो संधि कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से कपि धन ईश है। कपि धन ईश है, कपि में देखिए अंतिम अक्षर की बात अगर करें तो पा पर ई की मात्रा लगी है। वो भी कौन सी ई है? छोटी ई है, जिसको हम ह्रस्व ई कहते हैं। तो कपि का अंतिम अक्षर ह्रस्व ई है और ईशः का पहला अक्षर दीर्घ ई है अर्थात बड़ी ई है। और ये जब ह्रस्व ई और दीर्घ ई ये आपस में जुड़ते हैं तो इन्हीं दोनों को हम संधि कहते हैं। एक अंतिम उदाहरण और देख लेते हैं। मधु धन आर्य। मधु में देखिए धा पर ऊ की मात्रा लगी है तो मधु का अंतिम अक्षर क्या होगा? ऊ होगा। और आर्य का पहला अक्षर आ होगा। ठीक है, आर्य का पहला अक्षर क्या होगा? आ होगा। मधु का ऊ और आर्य का आ, ये दोनों आ ऊ और आ ये आपस में जुड़ते हैं तो इसी को हम संधि कहते हैं। अब ये जुड़ के बनेंगे क्या? ये जब हमको संधि पढ़ाएंगे, संधि बताएंगे तो उसमें बताएंगे। अभी आप ये समझिए केवल कि किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर हम पहचानते कैसे हैं, इस पर ध्यान देते हैं। और जुड़ता क्या है? तो जैसा कि हम आपको अभी बता चुके हैं कि पहले पद का अंतिम अक्षर जुड़ता है और दूसरे पद का पहला अक्षर जुड़ता है। ठीक है, तो पहले पद का अंतिम अक्षर पहचानेंगे कैसे? क्योंकि पहला अक्षर पहचानना तो आसान है। जैसे बालक का पहला अक्षर बा है, राम का पहला अक्षर र है, मुनि का पहला अक्षर माँ है, हरि का पहला अक्षर हा है, भानु का भा है। तो पहला अक्षर पहचानना तो आसान है, लेकिन अंतिम अक्षर में हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अंतिम अक्षर हमें कभी कभी भ्रम में डाल देता है कि अंतिम अक्षर क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसका मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए पहला जैसे शब्द लिखा है बालक, ध्यान रखिएगा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी अक्षर पर कोई मात्रा ना लगी हो तो उसका अंतिम अक्षर हमेशा ह्रस्व आ होता है अर्थात छोटा आ होता है। जैसे बालक का में, बालक में क जो लिखा है, इस क पर कोई मात्रा नहीं लगी है तो इसका अंतिम अक्षर हमेशा क्या होगा? ह्रस्व आ होगा। राम में देखिए माँ पर कोई मात्रा नहीं लगी है तो इसका अंतिम अक्षर क्या होगा? ह्रस्व आ होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई मात्रा लगी हो, जैसे मुनि में ना पर ई की मात्रा लगी है, वो भी कौन सी ई? ह्रस्व ई अर्थात छोटी ई, तो इसका अंतिम अक्षर हमेशा
ह्रस्व ई, मतलब मात्रा जो उसकी लगी होगी वही अंतिम अक्षर होगा। तो मुनि में ई की मात्रा लगी है तो इसलिए ई हो जाएगा। हरि में ई की मात्रा लगी है तो ई हो जाएगा। भानु में देखिए न पर ऊ की मात्रा लगी है तो इसका अंतिम अक्षर ऊ हो जाएगा। इसी तरह जानु में ऊ की मात्रा लगी है तो इसका अंतिम अक्षर ऊ हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कर्तृ में, देखिए कर्तृ में ऊपर भी र है और नीचे भी री है। तो ऊपर र तो ये तो व्यंजन हो गया, लेकिन त्र त में जो री की मात्रा लगी है, ये री जो है ये स्वर है। तो कर्तृ अर्थात री की मात्रा लगी है तो इसका अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। इसी तरह होत्र में देखिए, होत्र में त पर री की मात्रा लगी है तो इसका भी अंतिम अक्षर री होगा। रामे में देखिए माँ पर ए की मात्रा लगी है तो लगा है तो अंतिम अक्षर ए होगा। बालिके में ए की मात्रा लगी है तो अंतिम अक्षर ए होगा। रामों में ओ की मात्रा लगी है तो अंतिम अक्षर ओ होगा। और इसी तरह से देवों में ओ की मात्रा लगी है तो अंतिम अक्षर ओ होगा। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी अक्षर पर या किसी शब्द के अंतिम अक्षर पर कोई मात्रा लगी है तो उसका अंतिम अक्षर वही मात्रा होगी, या जो भी स्वर जिसकी भी मात्रा लगी है वो होगा। और अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें ह्रस्व आ होगा, जैसे राम में ह्रस्व आ होगा। ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं हम लोग। कभी कभी होता है कि जैसे लिखा रहता है रामम, रामम में माँ लिखा है, माँ के नीचे एक डंडा बना होता है। रामम में माँ के नीचे एक डंडा होता है जिसको हम हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं हम हलंत। इसको क्या बोलते हैं, हलंत। तो जैसे रामम में माँ है, माँ के नीचे इस तरह से डंडा लगा तो इसको हम हलंत बोलते हैं। हलंत मतलब होता है हल की पहचान करने वाला या हल की पहचान को बताने वाला। हल मतलब होता है व्यंजन। हल मतलब क्या होता है, व्यंजन। ठीक। इसका मतलब ये जो माँ के नीचे हलंत लगा है ये हमें बताता है कि ये पूरी तरह से व्यंजन है। ये पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से ये पूर्ण रूप में व्यंजन है। ठीक है। तो ये जो है रामम में माँ लिखा है, तो जब अगर किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगा होगा तो उसका अंतिम अक्षर वही वर्ण होगा। जैसे रामम में माँ के नीचे हलंत लगा है तो इसका अंतिम अक्षर म होगा, वो भी कैसा, हलंत वाला माँ होगा। ठीक है। इसी तरह से गृहम में देखिए, अगर गृहम में माँ के नीचे हलंत लगा है तो इसका अंतिम अक्षर भी माँ होगा। ठीक है। और वो भी कैसा, पूर्ण रूप से व्यंजन माँ होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए हम हलंत हटा देते हैं, जैसे गृह में हलंत हटा दें, तब हटा देंगे तो माँ पे कोई भी मात्रा नहीं रहेगी, ना हलंत रह गया, तो इसका अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम पहला अक्षर और अंतिम अक्षर पहचानना जान गए हैं। अब हम संधि को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम समझेंगे कि संधि क्या होती है। ठीक है। तो संधि को समझते हैं। और संधि तो हमने बता दिया आपको कि संधि क्या होती है, कि दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों को जब हम जोड़ते हैं या उनका मेल होता है तो वो संधि कहलाता है। और वो संधि होती किसकी है, पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो वो संधि कहलाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अब हम आगे समझेंगे कि संधि के भेद कितने होते हैं, अर्थात संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं संधि के प्रकार। तो संधि के अगर प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला होता है स्वर संधि। इसी स्वर संधि को हम अच संधि कहते हैं। अच संधि क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, अच क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको आगे। पहले समझिए कि स्वर संधि जो होती है इसको हम अच संधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में अगर बात करें तो स्वर संधि को हमेशा अच संधि ही बोला जाता है। ठीक है। तो स्वर संधि या अच संधि, उसको अच संधि भी कहते हैं। ठीक है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि जो होती है उसको हम हल संधि कहते हैं। संस्कृत में इसको हल संधि कहा जाता है, व्यंजन संधि या हल संधि। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो पहला स्वर संधि या अच संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, और तीसरा होता है व्यंजन संधि या हल संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब हम बात करते हैं अच होता क्या है। अच एक प्रत्याहार है। ठीक है। अब प्रत्याहार क्या होता है वो मैं आपको अगले वीडियो में, जब मैं प्रत्याहार बताऊंगा पूरी तरह से, तो प्रत्याहार पे एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रत्याहार क्या होते हैं। लेकिन ये समझिए कि अच जो प्रत्याहार है, अच के जो प्रत्याहार है उसमें सभी स्वर वर्ण आते हैं। क्या आते हैं, सभी स्वर वर्ण, अर्थात अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर अक्षर आते हैं, जिसमें अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इतने अक्षर आ जाते हैं। देखिए, आ में ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ हो गया, ई में ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों हो गया, उ में ह्रस्व और दीर्घ दोनों उ हो गए, री हो गया, री भी ह्रस्व और दीर्घ दो होता है संस्कृत में, तो ये री होता है, इस तरह से ह्रस्व और दीर्घ दोनों होता है। री हो गया, री भी संस्कृत में प्रयुक्त होता है।
ए, ओ, ऐ, औ, इतने जो अक्षर हैं, ये सारे अक्षर जो आते हैं वो किस में आते हैं? अच प्रत्याहार में आते हैं। किस में आते हैं? अच प्रत्याहार अर्थात सभी। इसीलिए ये जो अक्षर है, इनका जब आपस में जोड़ होता है, इनका जो आपस में मेल होता है, तो वो जो संधि होती है उसको हम स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि चूंकि ये सारे स्वर हैं, तो इनके बीच जब आपस में संधि होती है तो उसी को हम स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार क्या होता है? हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, या ट, ठ, ड, मतलब क से लेकर ज्ञ तक के जितने भी अक्षर होते हैं वो सभी हल प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, तो हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। तो अब चूंकि ये हल में सारे व्यंजन आते हैं और व्यंजन की जब आपस में संधि होती है तो उनको हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, और अब चूंकि हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं, इसलिए व्यंजन संधि को ही हल संधि भी कहते हैं। ठीक है, तो हल संधि हो गया, व्यंजन संधि या हल संधि हो गया। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग तो आप जानते हैं, इस तरह से दो बिंदी बनी होती है ऊपर नीचे, इसको हम विसर्ग कहते हैं। और इसका उच्चारण, इसको जो हम बोलते हैं तो उसको हम ह की तरह बोलते हैं। किसकी तरह? ह की तरह बोलते हैं। जब भी हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो उसको हम ह की तरह पढ़ते हैं। और ये कभी भी सिंगल, इसका अकेले प्रयोग नहीं होता है, वो किसी न किसी स्वर या व्यंजन के साथ ही आता है। ये हमेशा विसर्ग जो है वो किसी न किसी स्वर या व्यंजन के साथ ही आता है। जैसे का के आगे अगर हमने विसर्ग लगा दिया तो उसको हम पढ़ते क है, पा के आगे लगा दिया तो प है, म के आगे लगा दिया तो म है, और अ के आगे लगा दिया तो अ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि किसी भी स्वर या व्यंजन के आगे जब हम विसर्ग को लगा देते हैं तो उसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे आ के आगे अह, का के आगे कह, पा के आगे पह, म के आगे मह। ठीक, तो ये है आपका संधि के 3 प्रकार हो गए। और एक चीज और आपको बता दूं कि जो स्वर संधि होता है वो स्वर संधि कहाँ पर होती है? स्वर संधि वहां पर होती है जहां पर पहले पद के अंतिम अक्षर में भी स्वर आए। मतलब पहले जब दो दो वर्ण आते हैं, दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो दोनों भी समझिए कि स्वर होना चाहिए। जैसे पहले पद का अंतिम अक्षर भी स्वर होना चाहिए और दूसरे पद का पहला अक्षर भी स्वर होना चाहिए। तो जब स्वर के साथ स्वर का मेल होगा तो उसको हम स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि पहले पद के अंतिम अक्षर भी स्वर होना चाहिए और दूसरे पद का पहला अक्षर भी स्वर होना चाहिए। जब स्वर अक्षर के साथ स्वर अक्षर का मेल होता है तो उसको हम स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में क्या है कि व्यंजन संधि में ऐसा नहीं है कि व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो। कभी कभी होता है, लोग बताते हैं कि व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो तो व्यंजन संधि होती है। ऐसा नहीं होता है। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर किसी का भी मेल हो तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात अगर पहले पद के, लेकिन शर्त यह है कि पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में हमेशा व्यंजन ही आना चाहिए। अंत में हमेशा व्यंजन ही आना चाहिए। ठीक है, और बाद वाले पद में भले ही स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि पहले पद के अंत में हमेशा व्यंजन आना चाहिए। तो अगर पहले पद के अंत में व्यंजन आता है और बाद में स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण आता है तो उनकी आपस में जो संधि होती है उसको हम कहते हैं व्यंजन संधि या हर संधि। और विसर्ग संधि में भी यही शर्त है। विसर्ग संधि में क्या है कि पहले पद के अंत में क्या आना चाहिए? विसर्ग आना चाहिए। पहले पद के अंत में क्या आना चाहिए? विसर्ग आना चाहिए, और बाद में चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए तो वो विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, तो संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, स्वर संधि या संधि, व्यंजन संधि या हल संधि, और विसर्ग संधि या विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये 3 संधियां होती हैं मुख्य रूप से। अब हम इन जो 3 संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग, इनके भेद हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसके अलग अलग भेद आपको फिर से बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्वर संधि क्या होती है और उसके भेद कितने होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्वर संधि की। चलिए अब बात करते हैं स्वर संधि या अच संधि। पहले संधि हमने बताया था आपको, स्वर संधि या अच संधि। तो स्वर संधि या अच संधि होती क्या है वो आप समझिए, वो मैंने आपको बता दिया था, अभी बताया भी था, फिर से बता देता हूँ कि जब स्वर अक्षर के साथ स्वर अक्षर का मेल होने पर स्वर संधि होता है। अर्थात स्वर अक्षर के साथ स्वर अक्षर का मेल मतलब पहले पद का जो अंतिम अक्षर होगा, देखिए पहला पद जो है इसका अंतिम अक्षर और दूसरे पद का जो पहला अक्षर होगा, इन दोनों का जब मेल होगा तो वो स्वर संधि कहलाएगा। जैसे मेघ में देखिए घ पर कोई मात्रा नहीं है, जब घ पे मात्रा नहीं होगी तो अंतिम अक्षर क्या होगा? अ होगा।
और आलेय का पहला अक्षर क्या होगा? आ होगा। आ भी स्वर है और आ भी स्वर है, तो दोनों का जब मेल होगा तो क्या होगा? स्वर संधि होगी। इसी तरह से हरि में देखिए, हरि में ई की मात्रा लगी, ह्रस्व ई की, तो इसका अंतिम अक्षर ह्रस्व ई होगा। और ईशय का पहला अक्षर ई है, तो ये भी दीर्घ ई है, तो ये भी ई है। और ई ये दोनों स्वर होते हैं, तो जब दोनों स्वर होंगे तो दोनों के मेल की जो संधि होगी वो स्वर संधि होगी। भानु में देखिए ऊ है, इधर भी ऊ है, ऊ के साथ ऊ का मेल होगा तो क्या होगा? ऊ भी स्वर संधि कह रहे हैं, क्योंकि ये ऊ भी स्वर संधि होता है और सॉरी ऊ भी स्वर होता है और ऊ दोनों स्वर है, तो दोनों के मेल को क्या कहेंगे? हम स्वर संधि कह सकते हैं। इसी तरह से मधु, धन, आरी, दो ये इस तरह से उदाहरण दे सकते हैं। मधु में देखिए ऊ है, ये स्वर है, और आरी का पहला अक्षर आ, ये भी स्वर है, तो ऊ और आ दोनों स्वर है, जब आपस में दोनों मिलेंगे तो स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, तो अभी इनको हम अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे कि स्वर संधि अलग अलग कैसे समझे, क्योंकि स्वर संधि जो होता है इसके भेद होते हैं 7। कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा कि बस कि पहले पद के अंत में स्वर आना चाहिए, दूसरे पद के भी प्रारंभ में स्वर आना चाहिए। पहले पद के अंत में स्वर, दूसरे के पहले स्वर, दोनों का जो मेल होता है तो स्वर संधि कहलाते हैं। ठीक है, अब हम स्वर संधि के भेद समझते हैं। स्वर संधि का पहला जो भेद होता है वो उसमें 7 भेद होते हैं। पहला भेद होता है दीर्घ संधि। आप भेद को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं जरूरी कि पहला दीर्घ संधि पहला ही रहेगा, आप दीर्घ संधि को लास्ट में कर सकते हैं, किसी को पहला। कुल मिलाकर के हम एक अपने सुविधा के अनुसार हमने पहला दूसरा नंबर दे दिया है। तो एक पहली संधि होती है दीर्घ संधि, दूसरा नंबर पे आता है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि, छठा है पूर्व रूप संधि और सातवां है पर रूप संधि। ये 7 भेद होते हैं, वो भी किसके होते हैं? स्वर संधि के होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये किसके भेद होते हैं? स्वर संधि के। पूरे संधि के भेद नहीं है ये केवल स्वर संधि के 7 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। ठीक है, अब हम इसको सभी को आपस अलग अलग समझाएंगे आपको, और इतने आसान तरीके से समझाएंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हम ज्यादा देखिए सूत्र के हिसाब से बहुत लंबा खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको हम शार्ट में बताएंगे, बिल्कुल संक्षिप्त में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, सबसे पहले समझते हैं दीर्घ संधि। चलिए हम दीर्घ संधि देखते हैं। दीर्घ संधि के अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र होता अकः सवर्णे दीर्घ है। ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घ है, इसका मतलब ये होता है कि अगर पहले पद के अंत में अक आए, ठीक है, तो हम ज्यादा सूत्र पे नहीं जाते, आपको शार्ट में बताते हैं। देखिए दीर्घ संधि समझने का सबसे आसान तरीका है कि अगर पहले पद के अंत में आ आए, आ में ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, मतलब छोटा या बड़ा जो कोई भी हो, और दूसरे पद के प्रारंभ में भी छोटा या बड़ा कोई भी आए, मतलब आ के बाद फिर अगर आती है, आ के बाद आ आए तो आ हो जाता है, मतलब छोटा या बड़ा आ के बाद फिर छोटा या बड़ा आ हो जाता है, तो दोनों में जाके दीर्घ आ हो जाते हैं। जैसे विद्या में देखिए बड़ा आया हुआ, आलय में बड़ा आया हुआ, तो आ के बाद आ अगर आता है तो आ हो जाता है, तो विद्यालय बनता है। ठीक है, इसी तरह से ई के बाद ई आता है तो ई हो जाता है, हरिधन ईश है, हरीश हो जाता है। ऊ के बाद ऊ आएगा तो ऊ हो जाएगा, बड़ा वाला ऊ हो जाएगा तो भानुदय बनेगा। री के बाद री आएगा तो री हो जाएगा, होत्री ऋकार है, होत्रिकार है। मतलब जो अक्षर पहले पद के अंत में आएगा बिल्कुल वैसा ही अक्षर दूसरे भी पद के प्रारंभ में आना चाहिए, छोटा बड़ा हो उससे नहीं मतलब है। जैसे अगर ह्रस्व या दीर्घ से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पहले पद के अंत में आया है तो दूसरे के भी प्रारंभ में आ ही आना चाहिए। ठीक है, और ई आया है तो ई ही आना चाहिए, ऊ आया है तो ऊ आना चाहिए, और री आया है तो री आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ आया हुआ तो यहाँ भी आया हुआ है। ठीक है, ई आया है तो ई आया, ऊ आया है तो ऊ हो गया, री आया है तो री आया है। तो जो पहले पद के अंत में होगा वही दूसरे पद के प्रारंभ में अगर ऐसा होता है तो वो दीर्घ संधि होती है। ठीक है, बिल्कुल पहचानने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। ठीक है, कि पहले पद के अंत में जो आएगा वही दूसरे पद के प्रारंभ में भी अक्षर आना चाहिए। ठीक है, इसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। गुण संधि की बात करें तो इसको भी पहचानना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले कि ध्यान रखिएगा कि गुण संधि में क्या होता है कि पहले पद का जो अंतिम अक्षर होता है वो या तो ह्रस्व आ होता है या फिर दीर्घ आ होता है। ठीक है, या छोटा आ होता है या बड़ा आ होता है। जैसे यहाँ पर देखिए रमा, रमा में आ आया हुआ है। ठीक है, गंगा में भी आ आया हुआ, महा में आ आया है, तव में आ है लेकिन ह्रस्व आ है। ठीक है, तो आ कोई भी आना चाहिए। गुण संधि में ध्यान रखिएगा पहले पद का अंतिम अक्षर हमेशा क्या होगा? आ होगा। बाद में क्या होगा? दूसरे पद के प्रारंभ में अगर ई आता है तो उसके स्थान पर ए हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा, आ के बाद अगर ई आता है तो ए हो जाता है, आ के बाद अगर ऊ आता है तो ओ हो जाता है, आ के बाद अगर री आता है तो और हो जाता है, और आ के बाद अगर री आता है तो अल हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि जैसे रमा में आ आया हुआ है, यहाँ ईशह में ई आया है तो ए हो गया है। जब ए आएगा तो माँ पर ए की मात्रा लगेगा। ध्यान रखिएगा, आ और ई मिलकर ए बन गए। अभी देखिए आ रमा में आ आया हुआ है तो आ की मात्रा है, अगर आ की जगह और आ ई मिलकर ए हो जाएंगे तो माँ पर ए की मात्रा लगेगी तो रमेशा बनेगा। इसी तरह से गंगा में आ आया हुआ, ऊ आया है, आ और ऊ मिलकर के ओ बन जाएंगे। जब ओ बन जाएंगे तो गंगा पर ओ की मात्रा लगेगा तो बनेगा गंगोदकम। महर्षि, महाधन ऋषि, महा में आया हुआ है और री आया है तो आ और री मिलकर अर बनते हैं। जब अर बनेंगे तो अ है तो हा पर आ रहेगा, तो जब आ रहता है तो हा पे आ की मात्रा तो लगती नहीं है तो हा रहेगा। और फिर जो है अर हो गया तो रा जो है ऊपर चला जाएगा और ऋषि जैसा है वैसे ही रहेगा, मतलब आ और री है तो रा जो है ऊपर चला जाएगा और शी ऐसे ही लिखेंगे तो महर्षि बनेगा। ठीक है, महर्षि बनेगा, महाधन ऋषि महर्षि बनेगा। अल, यहाँ पर अल अर्थात अ के बाद अगर री आता तो अल हो जाता है, जैसे तव धन ऋकार है। अब यहाँ पर अल हो जाएगा, अल हो जाएगा तो जब अल होगा तो आ तव में आ मिलेगा तो पूरा आ होगा, और री में जो है अल हो जाएगा तो ला जो है आधा है, क्योंकि हलंत लगाओ, हलंत वाला अक्षर हमेशा ध्यान रखिएगा आधा होता है। जो भी अक्षर के अंत में ला लगा मतलब हलंत लगा हो वो अक्षर हमेशा क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर आधा ला हो जाएगा और कार्य लिखा रहेगा तो तवल कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मतलब समझना बिल्कुल आसान है। ध्यान रखिएगा, आ के बाद अगर ई आता है तो ए हो जाता है, आ के बाद ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा, और आ के बाद री हो जाएगा तो अल हो जाएगा। सेम इसी तरह से वृद्धि संधि होती है, बिल्कुल आसान तरीके से। मैं अभी बिल्कुल इसी के ऊपर ही आपको लिख के बता दूंगा कि वृद्धि संधि को आप कैसे पहचान सकते। बिल्कुल गुण जैसे संधि है ना, इसी तरह से वृद्धि संधि भी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इसी तरह से मैच करता, तो काफी हद तक मिलता जुलता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ आगे कि वृद्धि संधि कैसे समझेंगे हम। ठीक है, देखिए वृद्धि संधि हम आपको बात कर रहे थे कि वृद्धि संधि हमने कहा कि गुण संधि से बिल्कुल लगभग मैच करता हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ के बाद ई आया है तो ए हो गया है, आ के बाद ऊ आया है तो ओ हो गया, आ के बाद री आया तो आर हो गया, और आ के बाद री आया तो अल हो गया। अब आ के बाद आ ई ऊ री तो हो गए, ए आए बच गया, ए आए ओ औ बच गए। ठीक है, देखिए अगर स्वर की बात की जाए तो आ के बाद ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, री हो गए, लेकिन बचा कौन सा, ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो आ के बाद अगर ए और ऐ में से कोई आता है तो ऐ हो जाएगा, वृद्ध मतलब बड़ा वाला हो जाएगा रूप, तो वृद्ध मतलब बड़ा। ठीक है, तो ए ऐ में दीर्घ कौन सा है, ऐ है, तो ठीक है, तो आ और ए के बाद अगर आ और आ के बाद अगर ए ऐ में से कोई आता है तो ऐ हो जाएगा। इसी तरह आ या आ के बाद ओ औ में से कोई आता है, ओ औ भी रह गए, तो अगर ओ औ में से कोई अगर आता है तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ओ औ में से कोई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है, तो औ हो जाएगा तो वो भी वृद्धि संधि है। जैसे कृष्ण धन एकत्व, यहाँ पर कृष्ण के बाद ए आया है। देखिए कृष्ण में ड़ा है, ड़ा में आ मिला हुआ है, क्योंकि हमने बताया था जिस पर कोई मात्रा नहीं होती उस पर आ होता है। तो यहाँ पर कृष्ण में आ आया हुआ है तो ये आ हो गया और ये ए हो गया। जब ए हो जाएगा तो आ और ए मिल करके क्या होंगे, ऐ हो जाएंगे। जब ऐ होंगे तो ऐ की मात्रा लगेगी ड़ा पर। देखिए कृष्ण में ड़ा पर ऐ की मात्रा लगेगी, कृष्ण एकत्व। ठीक है, इसी तरह से यहाँ बात करते हैं जल धन ओघ है। जल में ला है, ला में आ मिला हुआ है तो अंतिम अक्षर आ हो जाएगा। ओ का ओघ है होगा आ और ओ, आ और ओ मिलकर क्या बनेंगे, औ बनेंगे। जब औ बनेंगे तो ला पर औ की मात्रा होगी तो बनेगा जल होगा। बिल्कुल आसान सा है, वृद्धि संधि बिल्कुल आसान है, गुण से मिलता हुआ। गुण में क्या है कि आ के बाद ई ऊ री में आते हैं कोई, और वृद्धि में क्या है कि आ के बाद ए और ऐ ओ औ में से कोई अक्षर आता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा वृद्धि समझना, वृद्धि संधि समझना बिल्कुल आसान है। ठीक है, गुण और वृद्धि को अगर हम देखें तो दोनों को बिल्कुल हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपका दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया और वृद्धि संधि हो गया है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम इसके आगे अयादि संधि की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अयादि संधि। चलिए अयादि संधि समझने की कोशिश करते हैं। अयादि संधि, इसका सूत्र होता है एचो अयवा यावह, एचो अयवा यावह। तो सूत्र तो ये है, लेकिन आप सूत्र पे बहुत ध्यान मत दीजिए, मैं आपको ट्रिक द्वारा बता रहा हूँ कि अयादि संधि वहां पर होता है कि अगर पहले पद के अंत में ए आए और बाद में कोई भी स्वर आ जाए, मतलब कोई भी लेकिन असमान, मतलब ए के बाद ए नहीं आना चाहिए।
ए के बाद कोई भी असमान आ जाए, आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ए नहीं आना चाहिए। ए के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो वहां पर हो जाएगा आय। क्या हो जाएगा? आय। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है ने धन आनम, ने में ना पर ए की मात्रा लगी हुई है तो ना हो जाएगा। अगर हम अलग अलग करेंगे तो ए हो जाएगा, सॉरी। चलिए अयाद संधि को समझते हैं। अयाद संधि का सूत्र है एचो अयवा याव, एचो अयवा याव। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है कि अगर ए के बाद एच प्रत्याहार होता है, ए ओ आई औ उसमें आते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि ए के बाद कोई भी अगर असमान स्वर आता है तो आय हो जाता है। क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो अव हो जाता है। आय के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आय हो जाता है, और औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो आव हो जाता है। ठीक है, इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ने धन अनम, ना में ए की मात्रा लगी है तो इसलिए अंतिम अक्षर ए हो जाएगा, यहाँ अनम हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या बताया कि ए के बाद कोई असमान स्वर आए, अब आ जो है असमान स्वर आया हुआ है तो इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो ना में से देखिए, जब हम ना में से ए की मात्रा हटाएंगे तो ना के नीचे हलंत लग जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो जाएगा, फिर अनम हो जाएगा, और ए के स्थान पर क्या हो जाता है? आय हो जाता है। तो जब ए के स्थान पर आय होता है हम यहाँ आय लिख देंगे। अब ना में आ को मिलाएंगे तो ना पूरा बनेगा, आ की मात्रा तो लगती नहीं है। फिर या में आ को मिलाएंगे तो या भी पूरा हो जाएगा, और यह ना और मा है तो ने धन आनम, ये पूरा जब हम आपस में जोड़ते हैं तो बनता है नयनम। क्या बनता है? नयनम। इसी तरह से पो धन आनम, अब पाव पो में से अगर ओ की मात्रा हम हटा देंगे तो पाव के नीचे हलंत लग जाएगा, क्योंकि व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, तो पा में से ओ निकालेंगे तो पा के नीचे हलंत लग जाएगा, ओ हमने अलग लिख दिया, फिर हमने अनम लिख दिया। अब यहाँ पर बताया कि ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो आ हो जाता है। यहाँ पर असमान स्वर आया हुआ है, जब आ जाएगा, ठीक है, तो आ की जगह अगर हम चाहे तो इत्र भी लिख सकते हैं तो पवित्र बनेगा। जैसे पवनम बना तो पवित्र ही बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने चलिए अनम लिखा हुआ है तो ओ हो जाएगा। यहाँ पर ओ की मात्रा निकालेंगे तो पा के नीचे हलन, ओ यहाँ पर हो जाएगा, अनम इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बताया कि ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो अव हो जाता है, अब ओ के स्थान पर अव हो जाएगा। जब ओ के स्थान पर अव हो जाएगा तो हम आपस में सबको जोड़ देंगे। पा में आ को मिलाएंगे तो पा पूरा हो जाएगा, वा में आ को मिलाएंगे तो वा पूरा हो जाएगा, और ना और मा यहाँ हो जाएगा, तो क्या बनेगा? पवनम। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं नय धन अकह। ठीक है, नय धन अकह। अब यहाँ पर ना पर अय की मात्रा लगी है तो यहाँ पर अय की मात्रा अलग हो जाएगी, ना के नीचे हलंत हो जाएगा, और अकह यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ना में के आगे जब आय आया है तो आय के बाद असमान स्वर आता है तो आय हो जाता है। क्या हो जाता है? आय हो जाता है। तो जब आय हो जाएगा तो हम आपस में जोड़ेंगे तो ना में आय है तो आ की मात्रा लगेगी, बड़ा आ की मात्रा, क्योंकि आय है। ठीक है, तो ना पर आ की मात्रा ना, या में आ को मिलाएंगे या पूरा बनेगा, कह बनेगा, ना ये कह बनेगा। ठीक है, पौधन अकह, इस यहाँ इस तरह से यहाँ पर देखिए पौधन अकह लिखा है। पा में औ की मात्रा लगी हुई है तो औ हमने अलग कर दिया। हालांकि इतना अलग करने की जरूरत कोई भी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने अलग अलग करके बता दिया है। ठीक है, पा में औ की मात्रा लगी तो पाव हो गया, अब अलग करेंगे तो औ की मात्रा अलग हो जाएगी, फिर अकह हो जाएगा। औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो आव हो जाता है, यहाँ आव हो गया। जब आव हो जाएगा तो जोड़ेंगे तो पा पर आ की मात्रा पा, वा के आगे अ है तो वा पूरा हो जाएगा, और कह पावक है। क्या बनेगा? पावक है। तो ये है अयादि। मतलब इस तरह से अगर कहीं भी उदाहरण आए, नयनम, पवनम, गायक है, पावक है, ठीक है, पवित्र है, गवित्र है, इस तरह से कोई भी शब्द अगर आता है तो वहां समझिए कि अयादि संधि होती है। ठीक है, क्या संधि होगी? अयादि संधि हो जाएगी। अयादि संधि को समझने का यही आसान तरीका है कि उसमें देखिए अगर पहले पद के अंत में ए, ओ, अय, औ इनमें से कोई भी अक्षर आता है और कोई भी बाद में असमान स्वर आता है तो वहां पर अय, आव, अय और आव हो जाते हैं, और इस तरह से इसको हम अयादि संधि के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली संधि हम देखते हैं। अगली संधि हमारी रह गई है यण संधि। अगली संधि है यण संधि, तो हम यण संधि को समझते हैं।
चलिए हम यण संधि समझते हैं। यण संधि जो है उसका सूत्र है इको यणच। यण संधि का सूत्र है इको यणच। इसमें क्या होता है, इक एक प्रत्याहार होता है। क्या होता है, इक प्रत्याहार, जिसमें ई, उ, री और डी ये 4 अक्षर आते हैं, अर्थात इनका हर्ष दीर्घ दोनों आते हैं। ध्यान रखिएगा, ई मतलब छोटी ई बड़ी ई, अर्थात हर्ष दीर्घ दोनों होते हैं। उ में भी हर्ष दीर्घ दोनों होते हैं, री में भी हर्ष दीर्घ होते हैं और री होता है। ठीक, तो एक प्रत्याहार जो है उसमें ई, उ, री अक्षर आते हैं और उस ई, उ, री के बाद कोई भी असमान स्वर है, अर्थात ई के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ई के स्थान पर होगा तो ई के स्थान पर या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ई और आदि में आया हुआ है, तो जब ई और आ अर्थात ई के बाद आया हुआ है, ई के बाद आया हुआ है तो ई के स्थान पर या हो गया है। तो जब या हो जाएगा, ई के स्थान पर ध्यान रखिएगा, ई के स्थान पर या होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, ई के स्थान पर या होता है, उ के स्थान पर वा होता है। देखिए ई के बाद कोई भी स्थान स्वर आया हुआ है, कोई भी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आया हुआ है तो या हो गया है। जैसे इत में ई आया हुआ, आद में आ आया हुआ है तो ई के स्थान पर या हो गया। तो जब या हो जाएगा तो पहले ई लिखेंगे। अब ई के स्थान पर हुआ है या, ठीक है, तो ता पहले होगा या ई बाद में होगा, तो पहले ता लिखेंगे क्योंकि ता में से मात्रा हट गई है तो ता आधा हो जाएगा। फिर ई के बाद जो ई के स्थान पर या हो गया तो हमने या लिख दिया। फिर बड़ा आ आगे है, दीर्घ आ है तो उस दीर्घ आ की मात्रा लगा देंगे और दी लिख देंगे, इत्यादि बनेगा। इस तरह से मध्वरि है, मध्वरि है, मध्य ध्वनि वाले। चलिए एक इत्यादि को हम एक बार विस्तार में समझा देते, थोड़ा आपको आगे समझने में आसानी होगी। देखिए जैसे लिखा है इति और आगे लिखा आदि, अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ के आपको बता दे रहे हैं जिससे समझने में आसानी होगी। यहाँ पर इत में अगर हम अलग अलग करेंगे तो पहले ई लिखा है, फिर त लिखा है और ता पे फिर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, ये तो आप जानते ही हैं, ह्रस्व ई की मात्रा लगी है, फिर आदि लिखा है। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या कह रहा है कि ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या हो जाएगा। इसका मतलब ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो जहाँ ई लिखा वहाँ या हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे ई, फिर यहाँ लिखेंगे त, यहाँ या हो गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे आदि। अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे देखेंगे तो देखिए ई हो गया, ई के बाद त है और वही ता हलंत है तो इसका मतलब ता आधा रहेगा, क्योंकि अगर स्वर होता तो उसकी मात्रा लग जाती। अब देखिए या है, या भी आधा है लेकिन या के आगे आ लगा हुआ है, दीर्घ आ, तो यहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगी और यहाँ दी लिख देंगे तो क्या बनेगा, इत्यादि बनेगा। ठीक, इसी तरह से मध्वरि में देखिए ऊ के बाद आ आया हुआ है तो ऊ के स्थान पर वाह हो गया, तो जब आ हो जाए वाह हो जाएगा तो ऊ धा में से ऊ निकल गया तो धा आधा हो गया, मध्व हो गया, और ऊ के स्थान पर वाह हो गया तो वाह हो गया, और आ की मात्रा है तो आ ऐसे ही बना रहेगा तो मध्वरि बनेगा। पितृआज्ञा, यहाँ पर देखिए री के बाद आ आया हुआ तो री के स्थान पर रा होगा, जब रा होगा तो ता जो है आधा है, और जब ता में र को मिलाते हैं तो त्र बनता है, और फिर दीर्घ आ की मात्रा इधर लगी है तो त्रा हो जाएगा, ज्ञा हो जाएगा, पित्राज्ञा बनेगा। इसी तरह से री धन आकृति ही है, तो री धन आकृति, री में के बाद असमान स्वर आता है तो ला हो जाता है, तो री के स्थान पर ला हो जाएगा, और आ की मात्रा रहेगी तो ला बनेगा, फिर कृति बनेगा तो लाकृति हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये यण संधि हो गया। यण संधि को आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है आसानी से समझ गए होंगे, इसमें कोई कठिन चीज नहीं है। ठीक है, अब हम आपको पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि उसको बिल्कुल जो है एक ही साथ बताएंगे, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो हम आपको पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि जो दोनों बचे हुए हैं उसको हम एक ही साथ बोर्ड पे लिख के बताते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। चलिए हम देखते हैं पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। देखिए पूर्व रूप संधि जो है उसका सूत्र होता है एंग पदांतादत। क्या होता है, एंग पदांतादत। इसमें एक क्या कहते हैं, इसमें एक प्रत्याहार है जो है एंग, इसमें भी है और यहाँ भी देखिए एंग लिखा हुआ है, यहाँ भी वही प्रत्याहार है। पर रूप संधि में भी एंग ही लिखा हुआ है, एंग प्रत्याहार इसमें भी आता है। ये पर रूप संधि होता है और ये पूर्व रूप संधि होता है। तो एंग जो प्रत्याहार होता है उसमें दो अक्षर आते हैं, ए और ओ, केवल दो आते हैं। एंग प्रत्याहार में दो अक्षर आते हैं, ए और ओ। अब इसको हम समझते हैं, पहले पूर्व रूप संधि समझते हैं। इसमें ये कह रहा है कि अगर पहले पद के अंत में ए आए
ठीक है, पहले पद के अंत में ए आए अथवा ओ आए, और बाद में अगर ह्रस्व आ आता है, कौन सा आ आता है, ह्रस्व आ, मतलब छोटा आ अगर आता है, तो ये जो अ है, इस अ के स्थान पर पूर्ण रूप मतलब होता है अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा, मतलब आ अपने पूर्व रूप में ही रहेगा, मतलब आ जैसा है वैसा ही रहेगा, बस अंतर केवल होगा कि इस आ के स्थान पर इस तरह का चिन्ह लग जाएगा। इस चिन्ह को हम कहते हैं अवग्रह का चिन्ह। कौन सा चिन्ह, अवग्रह का चिन्ह। पूर्व रूप मतलब तो पहले मतलब आ जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे लिखा रामे धन अपि, अब रामे धन अपि जो लिखा है, इसमें ये कह रहा है, रामे में देखिए ए आया हुआ है क्योंकि माँ पर ए की मात्रा है, और अब में आया हुआ है। अब ये कह रहा है ए के बाद जब आ आया हुआ, तो आ जैसा है वैसा ही पूर्व रूप में बना रहेगा, लेकिन अंतर केवल ये आएगा कि जहां आ लिखा है यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो आरामे पे बन जाएगा। ये इसको भी आ की तरह ही पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको भी आ ही पढ़ा जाता है, बस ये इसका पूर्व रूप होता है, अवग्रह का चिन्ह इसको बोलते हैं। ठीक है, तो रामे धन अपि रामे पे, ठीक है, रामे अपि बन गया यहाँ पर, रामे धन अपि रामे अपि। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जहां भी आ होगा वहां पर अवग्रह का चिन्ह, इसको हम अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं। तो रामे धन अपि रामे अपि। इसी तरह से ओ के बाद अगर आएगा, देखिए ओ के बाद अगर ह्रस्व आता, ध्यान रखिए ह्रस्व आ ही आना चाहिए, मतलब छोटा आ ही आएगा तभी होगा, बड़ा आएगा तब नहीं हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा। तो ह्रस्व आएगा तो जैसे भो में देखिए ओ की मात्रा लगी, ओ के बाद आया हुआ है, तो अब आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। और वैसे भी आप ध्यान रखिएगा, किसी भी परीक्षा में कहीं भी ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ कोई भी शब्द आ जाए और वहां उसमें पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो बिल्कुल आंख बंद करके बिना सोचे समझे आप वहां पर पूर्व संधि लिख दीजिएगा। बिल्कुल आसान सा है कि अगर इस तरह से अवग्रह का चिन्ह कहीं भी दिखे तो उसमें कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप संधि होगी। अब बात करते हैं पर रूप का। इसी का जस्ट उल्टा है, इसमें ए ओ पहले आ रहे थे, इसमें ए ओ बाद में आएगा। इसमें आ जो है पहले आ रहा था, इसमें आ जो है सॉरी इसमें आ बाद में आ रहा था, यहाँ पर आ पहले आएगा। अंतर क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें ए के बाद आ रहा था, इसमें आ के बाद ए आ रहा है, इसमें ओ के बाद आ रहा है, यहाँ पर आ के बाद ओ आएगा। अंतर क्या है, अंतर ये है कि इस एन पर रूपम, इस सूत्र के अनुसार ये कहा जा रहा है कि अकारांत उपसर्ग, उपसर्ग तो आप जानते होंगे, किसी भी शब्द के पहले जो लगता है, जो शब्द या जो शब्द चिन्ह जो शब्दांश लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो कह रहे हैं अकारांत, अकारांत मतलब होता है ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में आ हो, जिसके अंत में क्या हो, आ हो। आ का मतलब जिसमें और आ की मात्रा लगी हो, या आ ही केवल हो, आ की मात्रा तो होती नहीं लेकिन आ हो। जैसे प्र में आ लगा हो, क्योंकि प्र पे कोई सी मात्रा है नहीं, तो यहाँ पर आ होगा, अंतिम अक्षर क्या होगा। और ये प्र क्या है, ये एक उपसर्ग है, प्र क्या है, एक उपसर्ग है, तो ये अकारांत उपसर्ग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये अकारांत उपसर्ग है। उप में देखते हैं तो देखिए उप में भी पा में आ की आ है, और ये जो अकारांत है ये भी उपसर्ग भी है, ये भी उप जो है वो भी उपसर्ग है। तो कह रहे हैं कि ये ऐसा कोई उपसर्ग हो जो अकारांत हो, कैसा हो, मतलब उसके अंत में ह्रस्व आ हो, क्या हो, और वो उपसर्ग हो, और बाद में जो शब्द हो, बाद में जो हो वो एक धातु हो, वो क्या हो, एक धातु हो। धातु मतलब होता है क्रिया, धातु मतलब क्या होता है, क्रिया, मतलब बाद वाला जो शब्द हो वो कोई क्रिया हो, जैसे एजते ये क्रिया होती है। ठीक है, ओशति ये भी जो है क्रिया होती है। तो इसमें ए है, और वो जो धातु हो वो कैसा हो, या तो एकारांत हो, एकारांत मतलब ए हो उसके उसमें प्रारंभ में, या फिर ओकारांत हो। ठीक है, तो अगर अगर वो जो है माफ कीजिएगा, ये एकारांत नहीं एकारादि होगा, थोड़ा सा लिखने में एकारादि, आदि मतलब पहले, इसी तरह से ओकार आदि होगा, मतलब पहले हो, ए और ओ उस क्या कहते हैं धातु के पहले आए हो। तो ए और ओ, देखिए यहाँ पर देखिए ए पहले आया हुआ है, एकार आदि हो गया और ओकार आदि हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई शब्द आता है तो उसमें होगा क्या, उसमें होगा पर रूप। पर रूप मतलब बाद वाला ही रूप बना रहेगा। बाद वाला रूप मतलब जैसे अगर ए है तो ए बना रहेगा, ओ है तो ओ बना रहेगा। जैसे प्रा के बाद ए आया है तो क्या बनेगा, ए बना रहेगा, तो प्रा पर ए की मात्रा हो जाएगी, प्रेजिते हो जाएगा। इसी तरह से ओ हो जाएगा, यहाँ पर उप धन ओषित, बाद वाला रूप ओ है तो ओ बना रहेगा, तो उपोषित बनेगा। ठीक है, तो ये पर रूप संधि है। ठीक है, चलिए ठीक है, मुझे आज उम्मीद है कि आपको ये जो मेरे द्वारा बताया गया स्वर संधि है, ये स्वर संधि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आप आपको समझने में आसानी होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो बार बार देखें, अच्छे से समझें, और इस ट्रिक के द्वारा मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और संधि आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगले
वीडियो में मैं व्यंजन संधि को लेकर आऊँगा, व्यंजन संधि को भी इसी तरह से समझाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। स्वर संधि व्यंजन संधि के साथ अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।